तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार लर्निंग में। तो हम क्या साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल की क्लास में 20 क्वेश्चंस को देखा था। अब आप लोग देखे तो बताइएगा क्वेश्चन कैसा था, समझ में आया या नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं दोबारा से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। कौन सा तारा ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? तो इसका ऑप्शन है सप्तर्षि, मृग, वृश्चक, वृष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सप्तर्षि। कौन सा तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? तो सप्तर्षि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्तर्षि। सप्तर्षि है जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। और ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। आकाश में रात्रि के समय दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। इसी तारामंडल के तारे किसकी ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारी जल वह जल होता है। अब पूछ रहा है भारी जल क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित होता है, जिसमें कैल्शियम पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। भारी जल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। भारी जल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। और इसका क्या हुआ? D2O। इसका क्या है फॉर्मूला? D2O। और इसमें कितने प्रतिशत जल होते हैं? तो इसमें 0.014% साधारण जल होता है। D2O में भारी जल में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 0.0124% जल होता है। और इसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है? इसका आइसोटॉप ले लेता है। कौन ले लेता है उसका स्थान? ऑक्सीजन का स्थान कौन लेता है? आइसोटॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु अवयव कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कौन है? एक धन आवेशित। प्रोटॉन क्या है? प्लस चिन्ह, पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन एक उदासीन है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन क्या है? प्लस, मतलब धनावेशित है, पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। और क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तथा न्यूट्रॉन एक क्या है? उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश प्लस, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज रहेगा? तो प्लस चार्ज रहेगा। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज प्लस या माइनस किसी का भी चार्ज नहीं रहेगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है, इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, प्लस का चार्ज नहीं, प्लस का चार्ज और नहीं माइनस का चार्ज, किसी का भी चार्ज नहीं रहता। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देख, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछ रहा है 20 साल जब मनुष्य हो जाएगा तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 100, 200, 300, 400। कितना दिया हुआ है? 100, 200, 300, 400। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 200। 20 साल के उम्र में कितनी 20 साल की उम्र में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 200। 20 साल में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 2। तो देखिए
क्या बोला है 20 साल में, क्या पूछ रहा है 20 साल में, 20 साल में मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए 20 साल में मनुष्य में 300 से अधिक हड्डियां होती है, लेकिन वही 20 साल पूरा होते होते हुए हड्डियां मिलकर कितना बन जाती है 206। 206, तो इसमें 206 नहीं दिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी जानते हैं मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। 300 रहती है लेकिन वो बाद में मिलकर क्या हो जाती है 206। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। HIV द्वारा होने वाला लोग, HIV देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका ऑप्शन है क्षय रोग, आक्सक, कैंसर, एड्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, एड्स है। एड्स का पूरा नाम क्या है, देखिए एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, एड्स बोलते हैं। और यह एक प्राणघात, अगर ये किसी को हो जाता है तो इंसान मर ही जाता है, प्राणघातक रोग है। और ये जब जब बढ़ता है उसकी क्षमता समाप्त, जब जब ये रोगित में और जब जब ये हमारे शरीर में होता है तो हमारी प्रतिरोधी क्षमता, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो खराब होता है। एड्स के कारण क्या होता है, हमारा प्रतिरोधी क्षमता खराब हो जाता है। एड्स के कारण क्या होता है, हमारा प्रतिरोधी क्षमता खराब हो जाता है। और ये इसको ज़्यादातर बोला जाता है क्या, ये जनरेशन दर्द होता है, मतलब अगर किसी को जनरेशन में रहा तभी होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये संक्रामक रोग है, ये ऐसे भी हो सकता है किसी किसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। अब खर्च पूछ रहा है तो खर्च निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए खर्च निकालने का फॉर्मूला यहाँ से पता चल जाएगा। खर्च कैसे, किसी का भी खर्च पूछेगा तो क्या करेंगे, वाट गुने घंटा, वाट गुने घंटा गुने 1000। क्या कहते, खर्च निकालने के लिए क्या करते हैं, वाट गुने घंटा गुने 100। तो वाट यहाँ पे कितना वाट का है, तो 1000 वाट का। घंटा कितना चल रहा है, 10 घंटा, और ऊपर में नीचे में 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर से, तो कितना बचा, 1 इकाई। क्या आंसर आया, 1 इकाई। देखिए इसको फिर से अच्छे से बताते हैं साफ में। हाँ पूछ रहा है खर्च, खर्च का फॉर्मूला होता है, क्या होता है खर्च का फॉर्मूला, खर्च का फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटा गुने 1000। 1000 होता है ना, तो यहाँ पे वाट कितना दिया हुआ है, 1000 वाट है। घंटा कितना है, 10 घंटा, और के नीचे में क्या होगा, 1000। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो क्या बचा, ऊपर सिर्फ 1 बचा। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 इकाई। इसका क्या आंसर होगा, 1 इकाई। यदि कोई 100 वाट का जल रहा है, 10 घंटे चलेगा, तो कितना रुपया खर्च होगा, 1 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिए। हाँ, यदि किसी ऐनक का लेंस +2 डायोप्टर है, अब क्या पूछ रहा है, ऐनक का लेंस +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऐनक के लेंस +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्या बोला, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 50 + 2 है तो इसका डायोप्टर कितना होगा, फोकस दूरी F = R/2 होता है, तो क्या होगा R/2 का 50 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, देखिए बेसिक, सी, फास्ट, फॉर्ट्रेन। तो अब हम जानते हैं, पहले जानते हैं कंप्यूटर की भाषा क्या क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर की भाषा क्या क्या है। तो कंप्यूटर की भाषा है, एक बेसिक है,
बेसिक है, उसके बाद सी है, उसके बाद फोर्ट्रेन है। तब क्या पूछ रहा है इसमें? फोर्ट्रेन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में इसमें कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक भी है, सी भी है, फोर्ट्रेन क्या नहीं है? तो फास्ट नहीं है। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? फास्ट। और कौन कौन सी भाषा है? बेसिक है, सी है, फोर्ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व अधिक कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिक कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। और कब जम जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है। ये जम जाएगा, इतने पे होगा तो, और इतने पे होगा तो क्या होगा? उबलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। आइस कब बनता है? आइस कब बनता है? कोई भी हम लोग जो बर्फ बनाते हैं फ्रिज में, तो वो कब बनेगा? कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है। और कोई भी पानी गर्म करने के लिए करते हैं, उबलता कब है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। और ये पूछ रहे पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने, अब भूपर पट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को, ऊपरी सतह को भूपर पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है? भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला, मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में पाया जाने वाला तत्व सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मिलता है? 46.46%। कितना मिलता है? 46.46%। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। और कितना प्रतिशत? 46.46%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है CaSO4, CaSO4, 3H2O, CaSO4, H2O, उसके बाद CaSO4, 1/2 हाफ H2O। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 हाफ H2O, 1/2 H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? CaSO4, उसके बाद हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? CaSO4, 1/2 हाफ H2O। और इसको कैसे बनाया जाता है? चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। इसमें देखते हैं, एक सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। हाँ, तो देखिए, जिप्सम सल्फेट CaSO4 × 2H2O को कितना डिग्री पे सेल्सियस पे गर्म किया जाता है? तो 125 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पे हीट किया जाता है? 125 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। 125 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है? किसको हीट किया जाता है? कैल्शियम। इसका किसका फॉर्मूला है? तो कैल्शियम सल्फेट का। किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम सल्फेट का। एक मिनट, एक सेकंड, फिर से देखें, बहुत पतला, ठीक है। देखिए, किसको? कैल्शियम सल्फेट को कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है? तो 125 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का क्या सूत्र है? CaSO4, 1/2 हाफ H2O। सॉरी, गलत हो गया, ये नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट को 125 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, 125 डिग्री सेल्सियस। और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है? 2H2O। और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है? 125 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। तब हमें क्या प्राप्त है? CaSO4,
1/2 हाफ H2O, तब हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/2 हाफ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट को 125 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और इसका उपयोग देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखें, उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका क्या यूज़ है? तो हड्डियों में होता है इसका उपयोग, हड्डियों में, मूर्ति में, खिलौना में, खिलौना, सांचा ढालने में, सांचा ढालने के निर्माण में इसका उपयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? हड्डियों, मूर्तियों, खिलौना, सांचा ढालने में इसका उपयोग किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरका में कल ही क्वेश्चन बताए थे अम्ल के बारे में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सारा बताए थे। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। और यह कितना प्रतिशत रहता है? 6 से 8% है, जिसके कारण यह खट्टा होता है। सिरका किस लिए रहता है? तो अचार के रक्षा में। अचार जो बनाते तो उसको खराब नहीं हो, तो इसीलिए हम लोग सिरका डालते हैं। सिरका का उपयोग करते हैं अचार बनाने के रक्षक में, अचार बनाने में रक्षक। कभी भी हम लोग अचार बनाते हैं उसमें क्या रखते हैं? सिरका। खट्टा होता है और वो अचार को जल्दी खराब नहीं होने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ध्वनि का वायु में वेग है। अब ध्वनि का वायु में वेग क्या है? तो इसका ऑप्शन 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग कितना है? ध्वनि का वायु में वेग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 330। और जल में कितना है? जल में वेग देखते हैं। ध्वनि का वायु में वेग पता चल गया था 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जल में ध्वनि का वेग, अब जल में कितना होगा था? 1493 मीटर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग कितना है? ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में कितना है? 1493 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहे में ध्वनि का वेग, अब लोहे का पूछ रहा है तो लोहे में कितना है? 5130 मीटर पर सेकेंड। लोहे में कितना है? 5130 मीटर पर सेकेंड। चलिए, और ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किसमें होता है? ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में। उसके बाद द्रव या गैस में। उसके बाद किसमें होता है? द्रव या गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह में पहुँचे। अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह में पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला है, इसका ऑप्शन है 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड, 3.6 सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 8.5 सेकेंड। इसका आंसर क्या है? 8.5 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील कठोर है, इसके लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। क्या कहते हैं? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कब होता है? इसके ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों के संरक्षण निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमान में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किसका प्रयोग होता है?
क्रोमेटोग्राफी का। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किसका प्रयोग होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कब होता है? एक पदार्थ से, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। घरेलू एलपीजी, जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर जिस पे खाना बनाते हैं चूल्हा, एलपीजी सिलेंडरों के दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि उसमें दाब मापक क्यों नहीं रहते थे? इसका ऑप्शन है ये बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाते थे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। घरेलू सिलेंडर जो एलपीजी है वो दाब मापक प्रदान नहीं किए, क्योंकि सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, कण किसी के समान। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। क्या होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। तरंगों की भांति क्या क्या इसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवन होता है। यह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की हमेशा क्या चलती है? सीधी रेखा में चलती है। और इसका क्या होता है? ये प्रकार तरंग एवं कण दोनों की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो इसके ऑप्शन है ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह आमतौर पर अस्थायी परिस्थितिक के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? अस्थायी। इसका पर शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है अस्थायी परिस्थितिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य जुड़वाएं संख्या, सॉरी यहाँ पे जुड़वाएं लिखना था, जुड़वाएं 70 एवं 100 के बीच कितनी जुड़वाएं संख्या है? अभाज्य जुड़वाएं संख्या है। 70 एवं 100 के बीच कितनी अभाज्य जुड़वाएं संख्या है? तो इसका ऑप्शन है 1, 0, 2, 1। तो देखिए अब हम देखते हैं 70 से देख रहे हैं। तो देखिए 70 से क्या होगा? 73 होगा और 83। पहला ये हुआ। दूसरा देखें अभाज्य संख्या पूछ रहा था, ऐसे होगा। फिर तीसरा देखिए 87 और 97। क्या बोल रहा है? 70 से लेकर 100 तक। तो देखिए एक तो हो जाएगा, एक क्या होगा? 73 और 83। दूसरा क्या होगा? 69 और 79। तीसरा क्या होगा? 87 और 97। तो कितना हुआ? 1, 2, 3। 70 से 100 के बीच कितनी जुड़वाएं संख्या है अभाज्य है? तो 3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य जुड़वा संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 3 है। देखिए कौन कौन? 73 से 73 से 83, 79 से 79, 69 से 79, 87 से 97। तो कितनी हुआ? 3 अभाज्य जुड़वाएं संख्या। सीधे अभाज्य संख्या पूछता तो 73 लिखते, 79 लिखते तो लिखते ज़्यादा हो जाता, लेकिन जुड़वाएं पूछ रहा है, जुड़वा में, तो 3 हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर बने रहें और बताइएगा वीडियो कैसी जा रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू।